नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग 10 मार्च 2023 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों प्रश्नों को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है कि बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजित कर रहा है। और दोस्तों इस परीक्षा में अगर आप भाग लेते हैं तो करीब 90% तक छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों इस छात्रवृत्ति के माध्यम से आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी काफी आसानी से कर सकते हैं। तो तुरंत आप लोग इस पर रजिस्टर करें। और दोस्तों यह परीक्षा जो आयोजित की जा रही है 12 मार्च 2023 को सुबह 11 बजे। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि यह रजिस्ट्रेशन फ्री है। और दोस्तों यह 12 मार्च को सुबह 6 बजे तक इसका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से 6 बजे तक आप लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करें और सुबह 11 बजे इस परीक्षा में भाग लें। और ज्यादा जानकारी के लिए इसी वीडियो में इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तब आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। रोलेट एक्ट पारित होने के बाद निम्नलिखित में से किसने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से इस्तीफा दे दिया था? दोस्तों इसमें दिया गया है भाई परमानंद, मदन मोहन मालवीय, मजहरुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद नबी उल्लाह। तो दोस्तों इस प्रश्न पर आप लोग विचार कीजिए। इससे संबंधित जो खबर आई हुई है वह पीआईबी में आई हुई है, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विजिट्स अमृतसर। तो वह अमृतसर की यात्रा पर हैं एक दिन की। तो वह जलियांवाला बाग जो जहां पर यह घटना घटित हुई थी वहां पर भी जाएंगी। तो दोस्तों यह जलियांवाला बाग जो घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। तो इस घटना के पीछे की जो पृष्ठभूमि है, इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है रोलेट एक्ट। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध अगर इसमें बात की जाए तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो इस दौरान भारत में शासन कर रही ब्रिटिश सरकार को विश्व भर में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए भारत के सहयोग की आवश्यकता थी। तो ऐसे में भारत ने साथ दिया, लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेजों ने अपना वादा पूरा नहीं किया, बल्कि भारतीयों पर एक अलग से कानून ही थोप दिया जिसका नाम है रोलेट एक्ट। और दोस्तों यह काला कानून था। दोस्तों इस एक्ट की ऐसी शोषण मूलक प्रकृति के कारण ही इस कानून को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा जाता था। तो यह देख सकते हैं रोलेट एक्ट, यानी 2 साल तक विदाउट ट्रायल इनमें जेल में डाल दिया जाता था। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि इस एक्ट का विरोध किया जा रहा था। किसके द्वारा? कांग्रेसी लीडर थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। तो उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो उनकी गिरफ्तारी की वजह से ही अमृतसर में सारे लोग इकट्ठा हो रहे थे और इस तरह से जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रोलेट सत्याग्रह शुरू हुआ था कब? 6 अप्रैल 1919 को, और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल आफ्टर द रोलेट एक्ट वाज पास्ड, जब ये पास हुआ था तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिजाइन देने वाले थे मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना और मजहरुल हक। तो यह 3 लोगों ने यहां पर देख सकते हैं कि त्यागपत्र दे दिया था इस काले कानून के खिलाफ। तो अब आप लोगों को इसमें उत्तर मिल गया होगा। इसमें उत्तर क्या होगा? मदन मोहन मालवीय, मजहरुल हक और मोहम्मद अली जिन्ना, यानी 2, 3, 4। अतः उत्तर बी होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच एक बहुहित धारक मंच है, जो भारत सरकार द्वारा संवाद, अनुभवों, दृष्टिकोणों, विचारों को साझा करने, क्रिया उन्मुख अनुसंधान की सुविधा के लिए और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में अवसरों की खोज करने के लिए गठित किया गया है। दूसरा कथन है एनपीडीआरआर की अध्यक्षता आपदा प्रबंधन के प्रभारी राज्य मंत्री करते हैं और सचिव एनपीडीआरआर के उपाध्यक्ष होते हैं। दोस्तों इन दोनों कथनों पर आप लोग विचार कीजिए। इससे संबंधित खबरों को देखते हैं। तो यह भी पीआईबी में आई हुई खबर है। तो दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी पीएम टू इनॉग्रेट
इनॉग्रेट थर्ड सेशन ऑफ नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ऑन 10 मार्च। यानी 10 मार्च को हमारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्लेटफॉर्म के तीसरे सत्र का उद्घाटन करेंगे। और दोस्तों इस बार का जो सत्र का विषय है बदलती जलवायु में स्थानीय सहनीयता का निर्माण। तो इस विषय पर ही यह चर्चा की जा रही है, 10-11 तारीख को होगा। तो दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यही हो जाती है कि यह राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण जो ये प्लेटफॉर्म है इसकी स्थापना 26 फरवरी 2013 को की गई थी। और यह राष्ट्रीय मंच का उद्देश्य है कि सरकार, सांसदों, महापौरों, मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, स्थायी समुदाय के प्रतिनिधियों, वैज्ञानिक, शैक्षणिक संस्थानों, कॉर्पोरेट व्यवसायों आदि से भारत के आपदा जोखिम से संबद्ध समुदाय की पूरी श्रृंखला को एक साथ लाना है। दोस्तों इसकी पहली बैठक 2013 में हुई थी, दूसरी बैठक 2017 में हुई थी, तीसरी 2020 में होनी थी, लेकिन कोरोना काल की वजह से यह स्थगित हो गई और इस वर्ष 10-11 मार्च को आयोजित की जा रही है। दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि यह एक बहुहितधारक राष्ट्रीय मंच है, तो यह एक विशेष प्रक्रिया द्वारा संचालित है। तो दोस्तों यह जो NDPDRR है इसका अध्यक्ष गृह मंत्री होता है। और दोस्तों आपदा प्रबंधन के प्रभारी राज्य मंत्री गृह मंत्रालय NDPRR के उपाध्यक्ष हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि NPDRR के अन्य सदस्य 15 कैबिनेट रैंक मंत्री व उप अध्यक्ष, नीति आयोग, प्रत्येक राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश जो आपदा प्रबंधन के विषय से संबंधित हैं, स्थानीय स्वशासन और सांसद के प्रतिनिधियों, पदेन सदस्यों, राष्ट्रीय महत्व के सदस्यों के प्रमुखों, उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों, मीडिया प्रतिनिधियों, नागरिक सोसाइटी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि हैं। तो देख सकते हैं कि यह NDPDRR एक प्रक्रिया द्वारा चिन्हित करता है जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में बातचीत, अनुभव, दृष्टिकोण, विचारों इन सब को युक्ति संगत बनाता है। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण है। अब आपको इसका उत्तर मिल गया होगा। इसमें केवल एक कथन सही है, दूसरा गलत हो जाता है, तो अतः उत्तर केवल एक होगा। तो हमने इसके बारे में आपको बता ही दिया। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। सागरमाला कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तो पहला कथन है कि सागरमाला कार्यक्रम का मुख्य विजन एक्जिम और घरेलू व्यापार के लिए न्यूनतम बुनियादी ढांचे के निवेश के साथ रसद लागत को कम करना है। दूसरा है यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है। तीसरा है सागरमाला परियोजना को लागू करने के लिए राज्य सरकारें राज्य स्तरीय सागरमाला समितियों का गठन करेंगी जिनकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे। दोस्तों इन तीनों कथनों पर आप लोग विचार कीजिए। इससे संबंधित खबरों को देख लेते हैं। तो यह PIB में खबर आई हुई है कि सागरमाला प्रोग्राम बूस्टिंग टूरिज्म इकोनॉमी इन कर्नाटक एंड तमिलनाडु। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने अपने सागरमाला कार्यक्रम के तहत देश के सामाजिक और नियामक वातावरण को मजबूती देने के लिए समुद्री उद्योग में अनेक सुधारों और पहलों की शुरुआत की है। प्रमुख पहलों में से एक पहल फ्लोटिंग जेट्टी इको प्रणाली की अनोखी व नवाचारी अवधारणा को प्रोत्साहित और विकसित करना है। तो दोस्तों सागरमाला के अधिकार क्षेत्र में मंत्रालय ने सैद्धांतिक रूप से 4 अतिरिक्त परियोजनाएं स्वीकार की हैं, यानी जिन्हें मिलाकर अब कर्नाटक में टोटल 11 फ्लोटिंग जेट्टी परियोजनाएं हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टोटल यह 11 परियोजनाएं हो जाएंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुरपुरा नदी और नेत्रावती नदी पर स्थित हैं। इन्हें पर्यटन के उद्देश्य से इस्तेमाल किया जाएगा और अन्य स्थल भी हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं थानीर भावी चर्च। तो यह जो थानीर भावी चर्च है यहाँ पर है ना, आप लोग देख सकते हैं थानीर भावी चर्च, बांगड़ा कुलुरु, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बांगड़ा कुलुरु और कुलुरु ब्रिज, और इसके साथ साथ जप्पीना मोगारू NH ब्रिज, ये देख रहे हैं ना यहाँ पर दिया गया है। तो यह सब महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने तमिलनाडु में भी 4 फ्लोटिंग जेट्टी परियोजनाओं को स्वीकृति दी है, जिसमें से कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं अग्नि तीर्थम, ये देखिए अग्नि तीर्थम, और विलुंडी तीर्थम परियोजनाएं रामेश्वरम में स्थित हैं। ये परियोजनाएं जो भारत का एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक स्थान है। साथ ही कुड्डालोर और कन्या
कुमारी से इन विशिष्ट पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की जरूरतें पूरी होंगी। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सागरमाला प्रोजेक्ट में, यह सागरमाला प्रोजेक्ट है क्या, थोड़ा सा जानना आवश्यक है। ये भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार के मेक इन इंडिया के तहत सागरमाला परियोजना की शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी। इसके तहत देश के चारों ओर सीमाओं पर सड़क परियोजनाओं में 7500 किलोमीटर लंबे तटीय क्षेत्र को जोड़ने के लिए नेटवर्क विकसित किया जाना है। तो अब ऐसे में अब आपको उत्तर इसका मिल गया होगा। दोस्तों यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम नहीं है। यहीं पर दूसरा कथन गलत हो जाता है, पहला और तीसरा सही होगा, अतः उत्तर सी होगा। तो चूंकि यह मंत्रालय किसके अंतर्गत बताया था, यह पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब बढ़ते हैं चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। पहला कथन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं और ऐसे चुनाव में मतदान खुले मत पत्र द्वारा होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग उपराष्ट्रपति के बारे में जानते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा तो होता है, लेकिन ऐसे चुनाव, यहां पर ध्यान रखेंगे यह महत्वपूर्ण हो जाता है, दिया है कि खुले मतपत्र द्वारा। यहीं पर यह कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है, न कि खुले मतपत्र द्वारा। तो पहला कथन तो असत्य हो जाता है। दूसरा है, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। दोस्तों उपराष्ट्रपति पद की शपथ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है, ना कि मुख्य न्यायाधीश। तो ऐसे में दूसरा कथन भी असत्य हो जाता है। तीसरा है, यदि उपराष्ट्रपति का पद त्याग पत्र, निष्कासन, मृत्यु या अन्य कारणों से रिक्त हो जाता है तो ऐसी रिक्त होने की तिथि से 6 महीने के भीतर रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराया जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरा कथन भी असत्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने के पश्चात यथाशीघ्र किया जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 67 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। तो ऐसे में ये तीनों कथन असत्य, अतः उत्तर डी होगा। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में ही उपराष्ट्रपति उसके कार्यों का वहन करता है, तब वह सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। उपराष्ट्रपति को दोनों सदनों के सभी सदस्य यानी निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य वोट करते हैं, जबकि राष्ट्रपति में आप लोगों ने देखा होगा कि सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही वोट करते हैं और सभी विधानसभाओं के निर्वाचित। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, न कि विधानसभाओं के निर्वाचित या सभी सदस्य। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ वर्तमान में है डॉक्टर कर्ण सिंह एट द लॉन्च ऑफ सिंग्स न्यू बुक इन न्यू दिल्ली। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इन इंडिया, what is the term of office of vice president, is vice president also impeached as president of India। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति क्या है, राज्यसभा में उपस्थित 2/3 सदस्यों के द्वारा उसे हटाया जाता है, न कि उसके ऊपर इम्पीचमेंट लगाया जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि अनलाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु कैन बी इम्पीच्ड फॉर्मली, देयर इज नो फॉर्मल इम्पीचमेंट फॉर वाइस प्रेसिडेंट। सिंपली ये कह सकते हैं ना, राज्यसभा सिंपली कैन पास ए रेजोल्यूशन विथ ए मेजॉरिटी एंड लोकसभा कैन पास इट। ऑल्सो अनलाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु कैन इम्पीच्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज नो ग्राउंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, और इस तरह से यह इसके बारे में पॉइंट है, इन्हें जरूर नोट करिएगा। अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर, 2008 में आया हुआ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, जिसे क्या कहेंगे, एनएसजी यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, इसके 24 सदस्य हैं। तो क्या ये कथन सत्य है? तो दोस्तों, परमाणु आपूर्तिकर्ता यह 48 देशों का समूह है और इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। तो परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री की आपूर्ति से लेकर नियंत्रण तक इसके दायरे में आता है। और दोस्तों, आपको बता दें कि भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का सदस्य नहीं है। तो ऐसे में दोनों कथन असत्य हो जाता है, ना तो एक और ना ही दो। तो यहां पर आप देख सकते हैं न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप मेंबर एंड फंक्शन, यह देख सकते हैं कि इसमें 48 सदस्य हैं, भारत इसमें नहीं है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के फैक्ट ऑफ द डे में, इंडोनेशिया की राजधानी का स्थानांतरण। वाई इज इंडोनेशिया मूविंग इट्स कैपिटल फ्रॉम जकार्ता टू बोर्नियो? पहले कहां थी? जकार्ता, करंट यानी वर्तमान में जकार्ता, और यह सुमात्रा द्वीप है, ये जावा है, यहां पर देख सकते हैं, और ये बोर्नियो है, इधर कालीमंटन द्वीप है। तो इन द्वीपों पर है, तो इंडोनेशिया की जो नई कैपिटल होगी वह बोर्नियो यानी ईस्ट कालीमंटन बोर्नियो में, जिसका नाम है नुसंतारा। तो दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भीड़ भाड़ काफी बढ़ गई है, वहां प्रदूषण भी अब खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और यह शहर भूकंप के प्रति भी काफी संवेदनशील है। और दोस्तों, यह माना जा रहा है कि जावा सागर तेजी से डूबता जा रहा है। अभी हाल की रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि 2050 तक बहुत सारे शहर डूब जाएंगे, जिसमें से जकार्ता का नाम भी आ रहा है। तो इस तरह से अब यह राजधानी को बदलकर बोर्नियो द्वीप ले जाने की प्रक्रिया में है। इंडोनेशिया के अधिकारियों का यही कहना है कि यह शहर एक टिकाऊ वन शहर होगा, जो पर्यावरण को विकास के केंद्र में रखता है, जिसका लक्ष्य है कि 2045 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन को हासिल करना। हालांकि पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी है कि नई राजधानी बड़े पैमाने पर वनों की कटाई का कारण बनेगी। इससे कई लुप्तप्राय प्रजातियों और स्वदेशी समुदाय के आवास को खतरा पैदा हो सकता है। तो दोस्तों, जकार्ता की आबादी लगभग 1 करोड़ है। इसे दुनिया का सबसे तेजी से डूबने वाला शहर कहा जा रहा है और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मौजूदा दर से 2050 तक शहर का 1/3 हिस्सा पानी में डूब जाएगा। तो दोस्तों, इसे क्यों बदलना पड़ा? तो इसका मुख्य कारण यही है कि अनियंत्रित भूजल निकासी है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते जावा सागर ने इसे और बढ़ा दिया है। तो शहर की हवा और भूजल बेहद प्रदूषित हो चुके हैं। यहाँ अक्सर बाढ़ आती रहती है। शहर में भीड़ भाड़ इतनी बढ़ गई है कि अर्थव्यवस्था को प्रतिवर्ष $4.5 बिलियन का खर्च उठाना पड़ता है। नई राजधानी के निर्माण से पर्यावरणविद काफी चिंतित हैं। सरकारी इमारतों का निर्माण जंगलों की कटाई का कारण बनेगा। तो इस तरह से आने वाले साल में इस क्षेत्र में भयानक गर्मी भरे दिन बढ़ सकते हैं। हालांकि इसमें कहा जा रहा है पर्यावरणविदों को कि गांव को उखाड़कर यह बसाई जा रही है राजधानी। निर्माण के लिए 100 से अधिक स्वदेशी लोगों वाले कम से कम 5 गांवों को स्थानांतरित किया जा रहा है। भवन निर्माण स्थल के विस्तार के साथ अधिक गांवों के उखड़ने की आशंका है और सरकार का कहना है कि नई राजधानी को स्थानीय समुदाय के नेताओं का समर्थन मिल रहा है और उन लोगों को मुआवजा भी दिया जा रहा है। अब दोस्तों, आज के लिए आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है कि वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था और यह किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था। तो इस तरह से इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।